नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी हिंदी कविता की। एक ऐसी कविता जिसमें एक बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश में, पता है क्या, ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। कभी सोचा इस बारे में कि भाई जब सर्द रातों में वो सनसनाती हुई ठंडी हवा चलती है तो क्या आसमान में अकेले घूमने वाले चांद को भी ठंड लगती होगी? बस यही एक सवाल है जहां से हमारी एक खूबसूरत कहानी शुरू होती है। तो होता यूं है कि कहानी की शुरुआत होती है चांद की एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश से। चांद अपनी माँ से ना एक बड़ी प्यारी सी चीज मांगता है। वो कहता है, माँ मेरे लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। अब झिंगोला क्या होता है? मतलब एक ढीला ढाला सा कुर्ता। बिल्कुल वैसी ही गुजारिश जैसी कोई भी बच्चा अपनी माँ से करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि चांद को ये कुर्ता आखिर चाहिए क्यों? और देखिए उसकी शिकायतें भी ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी ही है। चांद अपनी माँ को अपनी परेशानी बड़े ही भोलेपन से बताता है। कहता है कि माँ, रात भर जो ये सन सन हवा चलती है ना, उससे तो मैं कांप जाता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह आसमान में अपना सफ़र पूरा करता हूँ। और उसकी ये गुजारिश इतनी सच्ची है, इतनी मासूम है कि वो ये तक कह देता है कि अगर नया नहीं सिलवा सकती तो कोई बात नहीं, भाड़े पर ही ला दो। तो असल में देखें तो ये एक बच्चे की अपने माँ बाप से बस थोड़ी सी गर्माहट और आराम मांगने की एक सीधी सादी कहानी लगती है, लेकिन कहानी में असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। चलिए अब कहानी को माँ के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उनके सामने तो एक बहुत ही अजीब पहेली आ खड़ी हुई है। माँ अपने बच्चे की तकलीफ को समझ तो रही है। वो कहती है, बेटा ठंड वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे एक बात का डर है कि मैंने तुम्हें कभी एक ही साइज में, एक ही नाप में देखा ही नहीं। और बस इसी एक लाइन में इस कविता का सारा जादू छिपा हुआ है। और यही तो है माँ की असली मुश्किल। कभी चांद बिल्कुल दुबला पतला सा होता है तो कभी एकदम गोल मटोल। उसका साइज तो भाई लगातार बदलता ही रहता है। माँ अपनी परेशानी को और समझाते हुए कहती है, कभी तो तुम बस एक उंगली जितने चौड़े नजर आते हो और कभी कभी तो 1 फुट जितने मोटे हो जाते हो। किसी दिन छोटे से तो किसी दिन इतने बड़े। भाई ये जो रोज का घटना बढ़ना है ना, यही तो माँ की असली उलझन है। तो जरा सोचिए, अगर ये कुर्ता सिलने की जिम्मेदारी किसी को दी जाती तो वो बेचारा कौन सा नाप लेता? है ना ये एक मुश्किल पहेली। तो फिर चलिए अब इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्यारी सी कविता हमें विज्ञान का, साइंस का एक बहुत जरूरी सबक सिखा जाती है। असल में माँ की इस पहेली का जवाब साइंस में छिपा है। इसे कहते हैं चंद्रकलाएं, या अंग्रेजी में फेजेस ऑफ द मून। ये कुछ और नहीं बल्कि चांद के वो बदलते हुए रूप हैं जो हमें धरती से दिखाई देते हैं। और ऐसा होता क्यों है? सिंपल है, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है और हमें बस वही रोशन हिस्सा दिखाई देता है। और इस पूरे साइकिल को समझना ना बहुत आसान है। देखिए, ये शुरू होता है अमावस्या से, जब चांद हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। फिर आती है पूर्णिमा, जब चांद पूरा गोल हो जाता है। और उसके बाद वो फिर से घटने लगता है, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और मजे की बात यह है कि कविता में भी चांद के इस पूरे साइकिल को बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि चांद कैसे बढ़ रहा है और फिर कैसे घट रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ ने अपनी परेशानी बताई थी। अब देखिए कि ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। जब माँ कहती हैं कभी 1 उंगल भर चौड़ा, तो वो क्रेसेंट मून यानी बढ़ते या घटते चांद की बात कर रही हैं। जब वो कहती हैं बड़ा किसी दिन हो जाता है, तो वो बात हो रही है फुल मून यानी पूर्णिमा की। और जब वो कहती हैं कि चांद आंखों को दिखलाई नहीं पड़ता, तो वो न्यू मून यानी अमावस्या है ना एकदम कमाल की बात। तो आखिर में हम क्या देखते हैं कि ये कविता सिर्फ एक माँ बेटे की कहानी नहीं है। ये तो कला और विज्ञान, आर्ट और साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। मतलब सोचिए, एक माँ की अपने बच्चे के लिए कुर्ता सिलने की एक सीधी साधी सी पहेली चांद के घटने बढ़ने जैसी एक बड़ी साइंटिफिक सच्चाई को समझाने का कितना प्यारा तरीका बन जाती है। और यही तो महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कमाल है। उन्होंने साइंस के एक मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को एक इतनी दिल छू लेने वाली और यादगार कहानी में बदल दिया। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारी दादा दादी, नाना नानी की सुनाई कहानियों में, हमारी लोक कथाओं में ब्रह्मांड के ना जाने और कितने ही राज छिपे होंगे। बस जरूरत है तो उन्हें देखने और समझने वाली एक नज़र की।